साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जो कि डिसिप्लिन रूल्स के अंडर आता है। यह है सीसीएस कंडक्टिंग रूल्स का एक पार्ट है, अनुशासनात्मक कार्यवाही। इसको हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और हमारे नए सभी साथियों से विनती है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और यूट्यूब चैनल रूल्स की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सीसीएस नियमों के विस्तृत रूप में दी गई है, जिसको हम पॉइंट वाइज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1 है पेनल्टीज। सरकारी कर्मचारी पर लगाई जाने वाली पेनल्टीज हैं वो दो प्रकार से होती हैं, कॉमनली माइनर और मेजर। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर की। माइनर के अंदर जैसे परिनिंदा करना, पदोन्नति रोकना, या फिर कर्मचारी की लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण सरकार को अगर किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति उसके वेतन से काट करके की जाए, या फिर उसके भविष्य की वेतन वृद्धि को रोकी जाए। ये इस प्रकार की जो ये दंड हैं ये माइनर पेनल्टीज में आती हैं। इसको हिंदी के अंदर हम शास्ति बोल सकते हैं। सेकंड टॉपिक है मेजर पेनल्टीज। स्पेसिफिक टाइम के दौरान किसी कर्मचारी का वेतन या ग्रेड या पद या सेवा में उसको एक निचले कैडर में या निचले ग्रेड में या निचले पद में या नीचे के वेतन में उसको रखा जा सकता है। ये है बड़ी शास्ति, मतलब कि मेजर पेनल्टीज के अंदर आता है। या फिर ज़्यादा ही मेजर है तो उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर सेवा से निष्कासन या फिर सेवा से बर्खास्ती, इस प्रकार की पेनल्टीज हैं वो मेजर पेनल्टीज के अंदर आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्वायरी मैंडेटरी, जांच अनिवार्य है। जांच के अंतर्गत आपका जो प्राधिकारी है वो उसको किस प्रकार से कंप्लीट करता है उसको हम इस सेकंड टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीसीएस नियमों के यथा निर्धारित है और उसकी जांच की जानी आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 है किसी भी मेजर पेनल्टी लगने के लिए या फिर उसके अस्वीकार किए गए आरोपों के संबंध में हो, या फिर माइनर पेनल्टीज की कार्यवाही में अभ्यावेदन के पश्चात यदि यह प्रस्तावित किया जाता है तो फिर उसको 3 प्रकार से इसके जो छोटी शास्ति हैं उसके अंदर हम समझते हैं। पॉइंट नंबर ए में दिया गया है कि 3 वर्ष से अधिक तक वेतन वृद्धि को रोकना, या फिर किसी भी अवधि तक संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धि को रोकना, या फिर वेतन वृद्धि रोकना जिससे कर्मचारी के देय पेंशन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। इस प्रकार की पेनल्टीज हैं वो मेजर पेनल्टीज में आती हैं। जब अनुशासनिक प्राधिकारी यह डिसीजन लेता है कि जांच की जानी चाहिए, भले ही कार्यवाही केवल माइनर पेनल्टीज लगने के लिए प्रारंभ की गई हो, यह सीसीएस कंडक्टिंग रूल नंबर 16 के अंतर्गत दिया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना। जब किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को अनुशासनिक मामले की ऐसी फाइल प्रस्तुत की जाती है जिससे किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी का अनुमोदन मांगा गया हो, तो आरोपों का जो एक मसौदा है वो उसको पेश करना है। सभी प्रकार के उसके साक्ष्य हैं या फिर उसके जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और जो उसके गवाह हैं
उनके जो दस्तावेज हैं उन सभी की सूची बना करके अनुशासनिक प्राधिकारी के पास में उसको पेश करना चाहिए, उसके विचार हेतु उसके पास प्रस्तुत करना चाहिए। इसी प्रकार जब भी कोई मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसकी प्राथमिक स्तर की सलाह हेतु भेजा जाता है तो उस समय भी सभी प्रकार के आरोपों का मसौदा जैसे मंत्रालय विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है केंद्रीय सतर्कता आयोग को उसके विचारात प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो कि रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं प्रक्रिया मेजर पेनल्टी की। मेजर पेनल्टी की प्रक्रिया के पॉइंट नंबर 1 में हम देखते हैं आरोपित कर्मचारी को आरोप पत्र के साथ साथ दुर्व्यवहार के आरोपों का विवरण। अगर कोई भी अधिकारी अपने प्राधिकारी के पास में किसी अपने जूनियर अधिकारी कर्मचारी के संबंध में कोई दुर्व्यवहार का आरोप लगाता है तो उसके लिए आरोपों का विवरण और उसे आरोपों का उत्तर देने हेतु उचित समय तथा दस्तावेजों और गवाहों की एक सूची, जिसके द्वारा प्रत्येक विषय या फिर आरोप को निरंतर बनाए रखने का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए। अनुशासनिक प्राधिकारी को चार्जशीट मंजूर करनी होती है। आरोप पत्र की प्राप्ति पर सरकारी कर्मचारी को 15 दिन के भीतर अपने बचाव के लिए लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है या फिर उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के लिए अनुरोध कर सकता है। आरोप पत्र की प्राप्ति से एक समय में और 15 दिन बढ़ाया जा सकता है और इसको बढ़ा करके जैसे कि 15 दिन फर्स्ट में मिले, 15 दिन फिर बढ़ाया गया, 15 दिन फिर, इस प्रकार से उसको कुल 45 दिन तक का समय दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 है उसके द्वारा स्वीकार नहीं किए गए आरोपों पर विचार करने के लिए जांच अवश्य की जानी चाहिए। इससे अनुशासनिक प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। वह आरोपों को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकता है। वह सेवारत अधिकारियों को जांच अधिकारी तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसी के अंदर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, आरोपित कर्मचारी के जो अधिकार हैं वो किस प्रकार से हैं उसको हम इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। पॉइंट नंबर ए बी सी के अंदर दिया गया है कि कोई आरोपी कर्मचारी है उसके क्या क्या अधिकार हैं। पॉइंट नंबर ए कहता है कि आरोप पत्र के अनुबंध में उल्लेखित दस्तावेज की जांच करने का या किसी अन्य सेवारत या सेवानिवृत्त कर सरकारी कर्मचारी को इसकी सहायता करने के लिए नियुक्त करना। यदि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विधि व्यवसायी हो तो विधि व्यवसायी मतलब लीगल प्रैक्टिशनर हो तो लीगल प्रैक्टिशनर की नियुक्ति करना अन्य मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नियुक्ति की अनुमति दे सकता है। फिर पॉइंट नंबर 4 है यदि जांच के दौरान किसी आरोप में सरकारी कर्मचारी अपनी गलती स्वीकार करता है तो जांच अधिकारी को उन आरोपों के संदर्भ में उनके दोषी होने का निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए और शेष आरोप यदि कोई हो इसके संबंध में तो उसकी जांच करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5 है कि सरकारी पक्ष को मामले और गवाहों तथा साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए प्रथम वरीयता प्राप्त है। पॉइंट नंबर 6 है आरोपित कर्मचारी को अपने बचाव के लिए गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने की अनुमति होगी। पॉइंट नंबर 7 है दोनों ही ओर से गवाहों का परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8 का कहना है कि प्रतिवादी अपनी ओर से एक गवाह के रूप में स्वयं की जांच कर सकता है यदि वह ऐसा करना चाहता है। यदि
उसने ऐसा नहीं किया, तब जांच अधिकारी उसके विरुद्ध साक्ष्य में उल्लिखित परिस्थितियों को ठीक से समझने के लिए सामान्यतः उससे प्रश्न पूछ सकता है। जांच अधिकारी से प्राप्त पत्र के आधार पर, जिसमें विभागीय जांच साक्ष्यों को हाजिर करना हो या फिर दस्तावेज प्रस्तुत करना हो, अधिनियम 1972 की धारा 4 के अधीन केंद्र सरकार या फिर सक्षम प्राधिकारी हाजिर करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियों का उपयोग करने हेतु सक्षम है, जो कि सीसीएस कंडक्टिंग रूल नंबर 14 में दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, प्रतिवाद लिखित या मौखिक हो सकती है। मौखिक प्रतिवाद रिकॉर्ड किया जाएगा और हस्ताक्षरित होगा और एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 का कहना है, उसके बाद जांच अधिकारी दोनों पक्षों का तर्क सुनेगा या दोनों से लिखित में संक्षिप्त विवरण लेगा। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का संक्षिप्त विवरण पहले लिया जाएगा, प्रतिवाद को उसकी एक कॉपी दी जाएगी और तत्पश्चात उसके प्रत्युत्तर का संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्या प्रोसीजर है माइनर पेनल्टीज का। इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी को क्रिमिनल चार्ज के आरोप सहित आरोप पत्र की एक प्रति दी जानी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी के ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगे हैं या उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं, तो जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसका आरोप पत्र की एक कॉपी सरकारी कर्मचारी को दी जानी चाहिए और उसे अपना प्रतिवाद एक रिस्पॉन्सिबल टाइम के अंदर, उसको जो डिफेंस है उसको प्रस्तुत करने के लिए उसको टाइम दिया जाना चाहिए। और प्रतिवाद की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी समुचित आदेश पारित कर सकता है या फिर जांच बैठा सकता है। यदि यह मत हो कि ऐसी जांच अनिवार्य है, एक प्राधिकारी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी यह आदेश पारित कर सकता है या जांच बैठा सकता है। इसके लिए कंडीशंस दी गई हैं कि यह मत हो कि ऐसी जांच आवश्यक हो या फिर प्रस्तावित सजा को ध्यान में रखते हुए जांच अनिवार्य है। नेक्स्ट टॉपिक है, आवश्यक होने पर आयोग से परामर्श करें और अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग की सलाह की एक कॉपी सरकारी कर्मचारी को अग्रेषित कर सकता है, भेज सकता है और इसका अभ्यावेदन यदि कोई हो तो 15 दिन के भीतर ले सकता है। फिर हम बात करते हैं जांच की प्रक्रिया में कोई मेजर पेनल्टी की तरह होगी। उसके लिए पॉइंट नंबर 6 है, जब निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक न हो। अगर कोई ऐसा प्रक्रिया हो जिसको निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं हो, तो उसके लिए सीसीएस कंडक्टिंग रूल्स क्या कहते हैं, इसको हम विस्तार से देखते हैं। विशेष परिस्थिति है जिसमें जांच हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए हम पॉइंट नंबर पहले 1 को देखते हैं, जहां आपराधिक आरोप के कारण पेनल्टी दिया जाना है अथवा जहां अनुशासनिक प्राधिकारी अगर संतुष्ट है, कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि उपलब्ध कराए गए तरीके से जांच करना यथोचित व्यवहारिक नहीं है, या फिर जहां राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से उपलब्ध कराए गए तरीके से जांच बिठाना समीचीन नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है। फिर हम नेक्स्ट समझते हैं, इसकी 2 कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। सबसे पहले हम कैटेगरी 1 की बात करते हैं। कैटेगरी 1 में दिया गया है कि अधीन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी आपराधिक न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करेगा और किए गए अपराध की गंभीरता
इसका प्रशासन पर प्रभाव को ध्यान में रखेगा। एक बार यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी कर्मचारी का आचरण दोषी या फिर पेनल्टी लगाए जाने योग्य है, वह ऐसी पेनल्टी यदि वह ऐसा करने में सक्षम है तो लगा सकता है। किसी कर्मचारी की अगर कोई ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही के दौरान ही उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी कार्यवाही को रोक दिया जाता है, जो कि CCS कंडक्टिंग रूल नंबर 15 में दिया गया है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। विलंब को कम करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन को सरल बनाना। अनुशासनिक कार्यवाही में आवश्यक देरी न हो को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी यह उपाय कर सकता है, जिसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 का कहना है, इन मामलों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या बड़ी या फिर कोई छोटी कार्यवाही शुरू किए जाने की आवश्यकता है। या फिर पॉइंट नंबर 2 का कहना है, आरोपों को लगाने में देरी से बचना चाहिए, बिना किसी ठोस कारणों के आरोप लगाने में हुई अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 का कहना है, यह सुनिश्चित करे कि दोषी कर्मचारी समय सीमा के भीतर लिखित विवरण प्रस्तुत करे। जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त विभागीय अधिकारी को 2 अवसरों पर 20 दिन तक की अवधि के लिए जांच को पूर्णकालीन आधार पर पूरा करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसकी सामान्य ड्यूटी से मुक्त किया जाता है, जो कि CCS कंडक्टिंग रूल नंबर 14 के अकॉर्डिंग है। फिर पॉइंट नंबर 9 का कहना है, अनुशासनिक मामलों में संसाधन में समय सीमा का अनुपालन करना। सतर्कता मामले में संसाधन में प्राधिकारियों द्वारा निर्णय में देरी को कदाचार के रूप में समझा जाएगा और पेनल्टीज की कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होगा। पॉइंट नंबर 10 है, नियम 19 के अधीन मामले में कार्यवाही हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग से उसकी परामर्श जरूर लेना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सभी साथियों से आशा और उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक्स आपके जीवन में उपयोगी होंगे। इसी के साथ में अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।